डियर एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पेट में होने वाली एक बहुत ही कॉमन डिजीज जिसको आईबीएस के नाम से जानते हैं का जिक्र करेंगे। आईबीएस मतलब इरिटेबल बावेल सिंड्रोम। ये बावेल यानी कि आंतों की बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है। इसके साइन एंड सिम्टम्स में शामिल है एब्डोमिनल क्रैम्प यानी कि पेट में मरोड़ पैदा होना, और उसके साथ साथ पेशेंट को पेन भी होगा यानी दर्द होगा, जिससे इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट की कंडीशन डेवलप होगी। तो एक तो ये मेजर सिम्टम है इसका। दूसरा गैस का होना, ब्लॉटिंग यानी कि पेट का फूल जाना, फिर डायरिया हो जाना, और इसके साथ साथ कंस्टिपेशन की शिकायत बनी रहती है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि आईबीएस के पेशेंट में पाया जाता है, और इन्हीं साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पर आईबीएस के पेशेंट्स को डायग्नोज किया जाता है। लेकिन इसके अलावे भी जैसे सर में दर्द हो जाना, सर में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें एक इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स एक्शन के वजह से हो सकता है कि इंटेस्टाइन के अंदर डिस्कम्फर्ट की जो कंडीशन डेवलप हुई है, और उस डिस्कम्फर्ट के वजह से यानी इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम के वजह से सर में दर्द हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि हेडेक ड्यू टू द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। तो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के रिफ्लेक्स एक्शन के वजह से सर में दर्द हो जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी जो है ये बीमारी खराब करके रख देता है। सर में दर्द हो गया, फिर जो है ऑफिस में गए, मन नहीं लग रहा है आपको, गैस का प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रही है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं इरिटेबल बावेल सिंड्रोम का। चलिए इतनी बात ध्यान में रखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि इस बीमारी में को समझने से पहले, इस बीमारी को समझने से पहले हमें इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर यानी उसका एनाटॉमी, और फिर इंटेस्टाइन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इसका इंटरनल बनावट है, उसको समझना बेहद जरूरी है। इसको बगैर समझे हुए हम इस बीमारी के इलाज तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसको थोड़ा एक नजर डालते हैं। देखिए, इंटेस्टाइन यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गट, जो कि बकल कैविटी से शुरू होता है, यानी मुंह में जो जगह है जिसमें हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, फिर उसको जिस रास्ते से हम पेट के अंदर में ले जाते हैं, ईसोफेगस यानी एक गर्दन से होकर एक पाइपलाइन आई हुई है जो कि स्टोमक में आ जाता है। तो इंटेस्टाइन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, वो बकल कैविटी हुआ, फिर जो है ईसोफेगस, फिर स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो चूंकि ये आंतों की बीमारी है, यानी कि ये खास तौर से लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीज है। हालांकि इसके लक्षण जो आते हैं सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता, उसके जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्टोमक के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उसके वजह से भी गैस का उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। आईबीएस के सिम्टम वहां से भी आ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है केसेस में ये लोग कहते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन, यानी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं,
तो लार्ज इंटेस्टाइन को ज्यादातर समझा जाता है ये बीमारी लार्ज इंटेस्टाइन का ही है, लेकिन इसमें ये सारे इन्वॉल्व हैं स्टोमक से लेके और रेक्टम तक आईबीएस में। तो चलिए इतनी बात हम लोग ध्यान में रखें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इंटेस्टाइन के अंदर देखिए क्या है कि यानी हमारे पेट के अंदर नॉर्मोबायोसिस की एक कंडीशन होती है, और ये नॉर्मोबायोसिस इन द सेंस ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन प्रेजेंट इन आवर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में यानी आहार नाल में बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत ही एक बड़ी पॉपुलेशन हमारे इंटेस्टाइन में होती है। जैसे मुंह में भी, ओरल कैविटी में भी माइक्रोबियल डाइवर्सिटी यानी तरह तरह के बैक्टीरिया और कुछ फंगस के ईस्ट के रूप में कुछ फंगस के जीनस और स्पेसीज होते हैं। फिर आप जैसे ही असेंडिंग डिसेंडिंग इसमें आएंगे ट्रैक में, इंटेस्टाइनल ट्रैक में, तो फिर जो है गले के ऊपर भी माइक्रोबियल डाइवर्सिटी होती है। गला जो ट्रैकिया वाला जो पार्ट है, खैर वो तो इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है ट्रैकिया, लेकिन जो इंटेस्टाइन का पार्ट है इसोफेगस, वहां पर भी कुछ माइक्रोबियल पॉपुलेशंस होंगे। फिर स्टोमक में आएंगे तो स्टोमक में बहुत तरह के बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसमें हेलिकोबैक्टर और कंपाइलोबैक्टर मेन है। लेकिन मैंने अपने रिसर्च में देखा है कि स्टोमक में लैक्टोबैसिलस के भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थे। चलिए नीचे अगर छोटी आंत में देखते हैं तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइंड पॉपुलेशन वहां पे भी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन होता ही है और बहुत ही ज्यादा होता है। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बैलेंस्ड है, यानी जिस बैक्टीरिया के टाइप का जितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए वो पॉपुलेशन मेंटेन है, तो हम उस कंडीशन को कहते हैं नॉर्मोबायोसिस। यानी कि माइक्रोबियल कंपोजिशन एक बैलेंस्ड मैनर में प्रेजेंट है एंटेरिक सिस्टम के अंदर, यानी एंटेरिक इन्वायरमेंट के अंदर। जो एंटेरिक यानी हमारे जो आहार नाला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसमें बैक्टीरियल पॉपुलेशन नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन्ड है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉर्मोबायोसिस। अगर उसकी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गई है, उसकी जो इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो अगर डिस्टर्ब हो गई है किसी वजह से, कीमोथेरापी के वजह से या रेडिएशन थेरापी के वजह से, जैसे रेडिएशन थेरापी के वजह से या कीमोथेरापी, जैसे मान लिया कि एंटीबायोटिक का थेरापी होता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वो जो है बाहर निकल जाता है स्टूल के जरिए। तो ऐसे कंडीशन में डिसबायोसिस का कंडीशन डेवलप हो जाता है इंटेस्टाइन में। और ये डिसबायोसिस की कंडीशन जो है ये हमारे इंटेस्टाइनल हेल्थ को अफेक्ट करता है या डिस्टर्ब करता है, और इसके वजह से डिजीज हो सकती है। अगर हम यहाँ पे चूंकि आईबीएस की बात कर रहे हैं तो आईबीएस में भी इंटेस्टाइन के जो गुड बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया यानी फ्रेंडली बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन डिस्टर्ब रहती है। और डिस्टर्ब्ड पॉपुलेशन को हम इंटेस्टाइन के अंदर अगर अल्टर्ड डाइवर्सिटी बैक्टीरिया की पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं डिसबायोसिस। यानी डिसबायोसिस का कंडीशन अगर डेवलप हो जाता है इंटेस्टाइन में तो इस कंडीशन में आईबीएस हो सकता है। यानी कि आईबीएस का के होने का कारण जो है वो है डिसबायोसिस।
बहुत सारे बीमारियों में डिसबायोसिस की कंडीशन डेवलप होती है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन खासकर आईबीएस की अगर हम बात करें तो आईबीएस के केस में भी डिसबायोसिस का कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब हम इस बैक्टीरिया की अ, चर्चा थोड़ी देर बाद में हम इस स्लाइड में करेंगे फिर फर्दर, लेकिन थोड़ा सा हम वायरस के स्ट्रक्चर को देखें। देखिए ऐसा है कि इसको जरा समझ लिया जाए कि ये जो विलाई है, विलाई क्या है कि इंटेस्टाइन का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, म्यूकोसा जो उसकी इंटेस्टाइन की बाहरी जो दीवार होती है जिससे बैक्टीरिया चिपका हुआ रहता है। ये इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो चिपका हुआ रहता है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं विलाई। इस विलाई के ऊपर एक नॉन सेलुलर म्यूसिन की लेयर होती है, यानी म्यूकस की लेयर होती है। म्यूकस जो है वो एक तरह के केमिकल्स का बना होता है जिसको हम कहते हैं म्यूसिन। म्यूसिन एक तरह के प्रोटीन है जो कि म्यूकस को बनाता है, और ये नॉन सेलुलर पार्ट होता है, यानी कि म्यूसिन म्यूकस की एक लेयर है, और उस लेयर से ये बैक्टीरिया इम्बेडेड होता है, और उसका कांटेक्ट म्यू म्यूकोसा की जो लाइनिंग है, यानी कि ये इंटेस्टाइन की जो बाहरी दीवार है, उस दीवार से बैक्टीरिया चिपका हुआ रहता है म्यूकस के साथ साथ। मतलब क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइनल विलाई के ऊपर चिपका हुआ रहता है, और वो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिसको हम बैरियर फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो कि नॉर्मोबायोसिस की कंडीशन को मेंटेन रखता है, डिसबायोसिस नहीं होने देता है, तो वो बैक्टीरिया इंटेस्टाइनल विलाई के साथ सटा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, और एक बायोफिल्म बना लेता है जो नॉर्मल जो कि बैरियर फंक्शन का काम करता है, वो प्रोटेक्शन का काम करता है, आईबीएस के पैथोजिनेसिस के खिलाफ काम करता है, यानी आईबीएस डेवलप नहीं होने देता है। तो एक बात ये हो गई, ये ध्यान में रखें। अब ये जो विलाई का जो हेल्थ है, वो हेल्थ बैक्टीरिया के नॉर्मल पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है, प्लस डिपेंड करता है कि क्रिप्ट स्टेम सेल का स्टेटस क्या है। तो ये जो क्रिप्ट स्टेम सेल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं विलाई के हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, क्रिप्ट स्टेम सेल भी और बैक्टीरिया भी, दोनों। तो अब देखिए यहां पे क्या है, ये जो क्रिप्ट स्टेम सेल है विलाई के बेस में पाया जाए। जैसे सपोज कीजिए कि ये फिंगर जो है ये विलाई है, इसका टिप ये है, टिप, और इसका बेस मान लीजिए कि ये है बेस। तो इस बेस पे स्टेम सेल्स होते हैं, और यह स्टेम सेल में डिवीजन होता है, इसमें प्रोलिफरेशन होता है, नए सेल्स बनते हैं, नए सेल्स बन के ऊपर की तरफ माइग्रेट करेगा, और ये विलाई के जो ऊपर वाला जो इसके टिप पे जो सेल है वहां तक पहुंच जाएगा, और टिप के ऊपर जो सेल है वो मर जाता है, पुराने सेल्स मर जाता है, यानी कि उसकी एज जो है सेलुलर एजिंग के वजह से, सेलुलर सेनेसेंस की वजह से, उसकी जो हर सेल की एक अपनी लाइफ स्पान पीरियड होती है। नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स मर के और निकलते रहते हैं। नए सेल्स का जन्म होता है, पुराने सेल्स मरते रहते हैं। तो ये क्रिप्ट स्टेम सेल क्या करता है कि नया सेल बनाता है, नए सेल्स का प्रोडक्शन करता है, ऊपर की तरफ पुश कर देता है, और वो जो पुराने सेल्स है जिसमें एजिंग हो चुकी है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है वो सेल्स, और वो सेल निकल जाता है,
और फिर जो है नया सेल्स उसकी जगह ले लेता है। यानी कि इस विलाई का जो ओवरऑल हेल्थ है वो डिपेंड करता है क्रिप्ट स्टेम सेल के फंक्शनल एफिशिएंसी के ऊपर। तो इस बात को ध्यान में रखें कि स्टेम सेल का क्या रोल है यहाँ पे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तो बात समझ गए कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा है, एंटेरिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका आईबीएस के पैथोजेनेसिस में बहुत बड़ा रोल है। फिर स्टेम सेल यानी कि विलाई के जो फंक्शनल एफिशिएंसी है उसका भी रोल है। तो अब इसको हम प्रोटेक्ट कैसे करें, हम अपने इंटेस्टाइन के हेल्थ को कैसे ठीक करें, इसको समझने से पहले एक पॉइंट और समझ लें। ये पॉइंट क्या है कि ये गट ब्रेन एक्सिस देखिए, गट के अंदर यानी इंटेस्टाइन के अंदर, आहार नाल के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर एक ब्रेन होता है जिसको हम इंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे होता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसी तरह के इंटेस्टाइन के अंदर भी एक इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम होता है और उस नर्वस सिस्टम को एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है। वो जहां पे कनेक्शन होता है वो सबको मिलाकर इकट्ठे हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। अब इस गट ब्रेन एक्सिस के थ्रू हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम के बीच में एक कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है। और ये कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है गट ब्रेन के फिजियोलॉजी को समझने के लिए। अब देखिए, हमें भूख लगती है, तो भूख लगती है तो हमें ब्रेन को मैसेज जाता है। मैसेज करने वाला कौन है? वो हमारे गट के अंदर कुछ न्यूरॉन्स हैं। गट ब्रेन एंटेरिक नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है, वो जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। ब्रेन को कहता है कि साहब ऐसा है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो एम्प्टी हो चुका है, खाना चाहिए। तो ब्रेन को महसूस होता है कि हाँ खाना चाहिए, तो ब्रेन डिसाइड करता है, कहता है कि साहब भूख लग गई है, कुछ खाना खा लिया जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि देयर इज ए कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम गट ब्रेन एक्सिस के रूप में हम जहां पे कनेक्शन दोनों का है, कम्युनिकेशन के लिए जो कनेक्शन है उसके रूप में हम डिफाइन करते हैं गट ब्रेन एक्सिस को। तो यूं समझिए, अच्छा इसमें बैक्टीरिया का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया की भी पॉपुलेशन और बैक्टीरिया की जो प्रोडक्ट है, जैसे बहुत सारे बैक्टीरियोसिन्स है। बैक्टीरियोसिन्स कहते हैं बैक्टीरिया से निकलने वाले कुछ ऐसे रस जिसको हम सिक्रेशन कहते हैं। वो किस खास कर तरह के केमिकल्स सिक्रेट करता है, यानी खास तरह के केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोसिन। बैक्टीरियोसिन का मतलब बैक्टीरिया से निकलने वाला कोई खास तरह का केमिकल्स, उसको हम बैक्टीरियोसिन कहते हैं। तो बैक्टीरियोसिन तरह तरह के होते हैं उसमें, जैसे लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम है तो वो प्लांटेरासिन सिक्रेट करता है। उसी तरह से बहुत तरह के बैक्टीरिया है, वो तरह तरह के केमिकल्स का सिक्रेशन
देता है और वो सारे के सारे सिक्रेशन यानी सारे के सारे केमिकल्स ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सर्कुलेट करता है और वो ब्रेन तक भी पहुंचता है। तो ब्रेन उस केमिकल्स को सेंस करके ये समझ लेता है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर यानी इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी बैक्टीरिया किस पॉपुलेशन में है। तो ब्रेन को पता होता है। तो खैर ये थोड़ा सा रिसर्च का टॉपिक है, उसमें हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम इतना समझ लें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम के बीच में एक जो है न्यूरो फिजियोलॉजिकल कम्युनिकेशन का एक पाथवे एस्टैब्लिश रहता है। और सोसाइटी से रिलेटेड यानी हमें कब प्यास लगती है, हमें कब जो है एपेटाइट का प्रॉब्लम होता है, यानी कि कब हमें भूख लगती है, प्यास कब लगती है, कहाँ पे पेन हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है एंटेरिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टेब्लिश रहता है। अब देखिए हम इसको आईबीएस के रूप में कैसे, आईबीएस के केस में हम इसको, इसका क्या इंपॉर्टेंस है एंटेरिक नर्वस सिस्टम का। देखिए होता क्या है कि आईबीएस में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो ठीक से नहीं होता है। उस पेरिस्टालसिस मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसका स्वस्थ होना जरूरी है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए। अगर जो है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर किसी किसी एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के वजह से, किसी इन्फेक्शन के वजह से, इन्फ्लामेशन के वजह से या किसी भी वजह से न्यूरॉन्स अगर डैमेज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में या कहीं पर भी न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं तो क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट एफिशिएंट मैनर में नहीं होगा, जिसके वजह से आईबीएस का कंडीशन डेवलप होगी। यानी कि आईबीएस के कंडीशन डेवलप होने में एंटेरिक नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम अगर डैमेज्ड कंडीशन में है तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट ठीक से डेवलप नहीं होगी, जिसके वजह से आईबीएस का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि पेन सेंसिटिव जो न्यूरॉन्स है वो एक्सपोज होंगे, फिर क्या होगा, पेन महसूस होगा। ये जो ये एब्डोमिनल क्रैम्पिंग और पेन ये ज्यादा होगा। तो इस चीज को भी हम ध्यान में रखें। क्या क्या, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आईबीएस का साइन एंड सिम्टम्स क्या है। आईबीएस एक पेट की बीमारी है, उसके साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड पेन, गैस, डायरिया, कंस्टिपेशन, ये सब जो है कॉमन सिम्टम्स हैं। पेन की अगर बात करें तो वो जो है पेन जहां पर पेन सेंसिटिव न्यूरॉन्स है, वो क्या होता है कि वो डैमेज होगा तो फिर पेन होगा। तो ये चीजें हैं। तो हम जो है क्या करें कि हमारा एंटेरिक माइक्रोफ्लोरा नॉर्मोबायोसिस को ये मेंटेन रखें, डिसबायोसिस की कंडीशन डेवलप ना हो। फिर जो है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक न्यूरॉन्स डैमेज ना हो।
माइक्रोफ्लोरा जो है कि पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन रहे, स्टेम सेल प्रॉपर मैनर में काम करें, हमारे विलाई का जो हाइट है उसके अंदर उसकी जो फिजियोलॉजी है, उसकी एनाटोमी है, उसकी जो सेल्स की पॉपुलेशन है उसके अंदर, वो सारे के सारे मेंटेन रहें। तो उसके लिए हमें कुछ डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूं कि आईबीएस के कुछ सब टाइप्स हैं। तो इसको मैंने किसी जर्नल से लिया हुआ है। तो ये 3 तरह के आईबीएस की सब टाइपिंग की गई है। एक तो आईबीएस विथ कंस्टिपेशन, दूसरा आईबीएस विथ डायरिया, और तीसरा जो है मिक्स्ड आईबीएस। तो जो लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं तो वो उनके लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे डाल दिया है कि आईबीएस के सब टाइप्स, 3 सब टाइप्स हैं, आईबीएस सी, आईबीएस डी, आईबीएस एम। चलिए अब हम आते हैं थेराप्यूटिक ऑप्शन के ऊपर कि हमारा थेराप्यूटिक स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो देखिए ऐसा है कि ये एक आईबीएस का जो प्रॉब्लम है इसमें कई मल्टी फैक्टर जो है इन्वॉल्व्ड है। ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है। इसमें माइक्रोफ्लोरा भी इन्वॉल्व है, इसमें गट का जो स्टेम सेल है यानी गट के जो विलाई का जो फिजियोलॉजी है वो भी इन्वॉल्व है, और डाइट भी इन्वॉल्व है, कीमोथेरापी भी इन्वॉल्व है, और रेडिएशन थेरापी भी इन्वॉल्व है। तो अब हमें आईबीएस के प्रॉब्लम से बचने के लिए यानी उसके प्रिवेंशन के लिए, या फिर आईबीएस का शिकार कोई है, अगर किसी को आईबीएस बहुत दिन से है तब भी हमें अपने डाइटरी हैबिट की जो स्ट्रेटजी है उस पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारे डाइट के अंदर प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स एंड एडिक्वेट क्वांटिटी में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना ही चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर बहुत सारे थेराप्यूटिकली इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के जो फंक्शन है उसको मॉड्यूलेट करता है, फंक्शन को की एफिशिएंसी को मेंटेन रखता है। अगर कहीं पे कोई इन्फ्लामेशन होने वाला है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होने वाला है, अगर कोई न्यूरॉन डैमेज भी हो रहा है तो ये न्यूरो प्रोटेक्टिव भी है, ये यानी कि गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव डाइट हमें लेना पड़ेगा। साइटोथेरापी का मतलब है कि थेराप्यूटिक, अगर डाइट को हम थेरापी के रूप में यूज करते हैं तो थेराप्यूटिक यूज ऑफ डाइट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज नोन एज साइटोथेरापी। क्योंकि एक साइटोथेरापी वो CY होता है जो सेल से रिलेटेड है, लेकिन ये साइटोथेरापी SITO ये क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय यूजिंग डाइट। हमारा डाइट ऐसा होना चाहिए जिससे कि डिजीज का ट्रीटमेंट हो, तो ऐसे डाइट को हम साइटोथेराप्यूटिक डाइट कहेंगे। तो अब क्या है कि साइटोथेरापी आईबीएस का एक इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसमें प्रोबायोटिक्स यानी कि गुड बैक्टीरिया जो कि कर्ड के अंदर मिल जाएगा, पनीर के अंदर मिल जाएगा, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। खास तौर से कर्ड में, दही में मिलेंगे। आप दही का सेवन कीजिए अगर उससे आपको एलर्जी नहीं है। प्रीबायोटिक्स क्या है कि जितने भी सोल्यूबल या मतलब फाइबर जो है
जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलेंगे, सीरियल्स में मिलेंगे, ओट वगैरह में जो दलिया है, ओट है, रोटी, तो ये सब जो है आपको प्रीबायोटिक्स कंपाउंड उसमें मिल जाएंगे। और प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स को मिलाकर हम सिनबायोटिक्स कहते हैं, वो गट के हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। जो लोग भी प्रोबायोटिक्स प्लस प्रीबायोटिक्स प्लस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का कंटिन्यूस सेवन करेंगे, उसमें से खास तौर पे ये जो लौकी है, कुकुम्बर है और स्पॉन्ज गार्ड है, प्रोबायोटिक्स है, खास इस तरह के, ये तो एक एग्जाम्पल है, इस तरह के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का जो लोग भी इस्तेमाल करेंगे उनको आईबीएस नहीं होगा। अगर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन इसे कंटिन्यूअसली आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अभी जो सीजन है, जो गर्मी का सीजन शुरू हुआ है, इसमें आईबीएस के पेशेंट को और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। इसलिए आप अपने डाइट के अंदर क्या कीजिए कि रिच फाइबर का ऐसा डाइट लीजिए जिसमें रिच फाइबर हो, लो फैट हो, यानी कि फैट जो चर्बी उर्बी वाला चीज मत खाइए, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए। आप रोटी खाइए, चावल ज्यादा मत खाइए, या चावल खाइए ही नहीं। चावल जो है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है उसमें, और वो आपके पेट के लिए प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। और जितने भी अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जितना ज्यादा आप ले सकते हैं लीजिए, लेकिन प्रोबायोटिक्स और कुकुरबिट्स के जो फ्रूट्स हैं ये और वेजिटेबल्स है, जैसे लौकी हुआ, ये स्पॉन्ज गार्ड हुआ, खीरा हुआ, वाटरमेलन हुआ, और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसको आप लेते रहें। आपको आईबीएस का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम हो भी गया है तो उसको कंटिन्यूअस यूज करने से आपके ये सारे प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएंगे। बाकी अगर उससे ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा जो है इंटेस्टाइन अगर डैमेज है, तो उस कंडीशन में आपको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उससे जो है आप जाइए, उस डॉक्टर से दिखाइए, आपके आईबीएस के प्रॉब्लम को वो ठीक कर देगा। कुछ डाइटरी स्ट्रेटजी आपको डॉक्टर बताएंगे और उसके मशवरे के मुताबिक आप काम कीजिए। आप आईबीएस के प्रॉब्लम से आप दूर हो जाएंगे। दूसरी चीज ये कि आईबीएस और आईबीडी में कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस का मतलब है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। देखिए आईबीएस में क्या होता है कि ब्लीडिंग नहीं होती है स्टूल के साथ। अगर स्टूल के साथ ब्लीडिंग हो रही है, यानी टॉयलेट जा रहे हैं तो स्टूल में अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आईबीएस नहीं है, वो आईबीडी है। तो वो क्या है कि तो इसका जिक्र हम आईबीडी का जिक्र फिर हम दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि आईबीएस और आईबीडी दोनों में सिम्टम्स जो है बहुत सारे कॉमन है, लेकिन दोनों अलग अलग बीमारी है। इसलिए आईबीडी और आईबीएस में कंफ्यूज ना हो, दोनों में बहुत ही जमीन और आसमान का अंतर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।